गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएड सेकेंड ईयर और अपना सब्जेक्ट है पेडागोजी ऑफ जनरल साइंस। इसमें हम यूनिट 2 पढ़ रहे हैं। यूनिट 2 का जो आज का टॉपिक है वो है अपना प्रयोगात्मक कार्य में अध्यापक द्वारा मार्गदर्शन, टीचर्स गाइडेंस इन प्रैक्टिकल वर्क। तो आज की जो ऑनलाइन क्लास है इसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है और आज हम पढ़ेंगे टीचर्स गाइडलाइंस इन द प्रैक्टिकल वर्क, यानी जो प्रैक्टिकल वर्क होते हैं, प्रयोगात्मक कार्य होते हैं, उस कार्य में अध्यापक, शिक्षक, जो प्रशिक्षक हैं उनके किस प्रकार से मार्गदर्शन कर सकता है, विद्यार्थियों के लिए किस प्रकार से एक प्रेरणा का स्रोत बन सकता है, क्या क्या बातें कही गई हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब तक की जो शिक्षण विधियां हैं उसमें अधिन्यास विधि, असाइनमेंट जो मेथड है, अधिन्यास विधि जिसको हम असाइनमेंट मेथड कहते हैं, वो मेथड काम में लिया हुआ है। ऐसी विधि को अपनाया गया है मेथड, जिसमें सिद्धांत और प्रयोगों को सुसंगत समन्वय बनाता है। यह विधि हमारे विद्यालय के लिए बहुत ही उपयोगी होती है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि यदि विद्यालय में किसी अन्य विधि को अपनाया जाए तो प्रयोगशाला में प्रयोग कार्य असंभव हो जाएगा। जो प्रायोगिक कार्य है तो प्रत्येक स्थिति में भी होने चाहिए जब ये कार्य किए जाए। विज्ञान अध्यापक है, विद्यालय के अंदर जो विज्ञान विषय का जो अध्यापक है, उस अध्यापक का यह दायित्व है कि वो उचित विधि न होने पर भी जो प्रायोगिक कार्य है उस प्रायोगिक कार्य में प्रत्येक बालक को भाग लेने का अवसर प्रदान करें। उसे निरंतर इस दिशा में कार्य करते रहना चाहिए कि अध्यापक, जो विज्ञान अध्यापक है, उसके मार्गदर्शन के लिए कुछ सुझाव भी दिए गए हैं। जैसे सबसे पहले जब प्रैक्टिकल वर्क होता है और सैद्धांतिक कार्य उसके साथ साथ चलने चाहिए। यदि ऊष्मा का सिद्धांत समझा रहे हैं तो ऊष्मा के संबंध में ही प्रयोग किया जाना चाहिए। सबसे पहले उनको अध्यापक जो प्रैक्टिकल वर्क यानी जो प्रायोगिक कार्य व जो सिद्धांत है, प्रायोगिक कार्य व सैद्धांतिक कार्य प्रायोगिक कार्य और सैद्धांतिक कार्य साथ साथ चलते रहना चाहिए, साथ साथ चलाते रहना चाहिए। जैसे मैंने आपको कल की जो ऑनलाइन क्लास है उसमें मैंने आपको बताया था सैद्धांतिक कार्य का जो संगठन है और समन्वय, इसके बारे में, जिसमें पहला सिद्धांत था सैद्धांतिक कार्य और प्रैक्टिकल कार्य, प्रायोगिक कार्य, उसका समन्वय आपस में किस प्रकार से होगा कि जो टॉपिक उस दिन पढ़ा रहे हैं उसी दिन उसी टॉपिक से रिलेटेड प्रैक्टिकल वर्क भी होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आज जो टॉपिक पढ़ाया है और प्रैक्टिकल उसी टॉपिक का 1-2 महीने बाद करवा रहे हैं या परीक्षा के टाइम पे करवा रहे हैं, या फिर जो पढ़ा रहे हैं कक्षा में प्रैक्टिकल वर्क दूसरा करा रहे हैं। जैसे कक्षा में पढ़ा रहे हैं प्रकाश की परावर्तन और परावर्तन किरणों के बारे में, लेकिन प्रैक्टिकल वर्क करा रहे हैं हम आर्किमिडीज का सिद्धांत, और जैसे आर्किमिडीज का सिद्धांत करा रहे हैं और प्रैक्टिकल करा रहे हैं प्रकाश की परावर्तन और अपरावर्तन किरणों में। ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे बालक को सीखने में भी कठिनाई का अनुभव होता है। कार्य ऐसा होना चाहिए कि जैसे कक्षा कार्य में हमने परावर्तन और परावर्तन के बारे में पढ़ाया, तो प्रैक्टिकल वर्क भी उसी से रिलेटेड होना चाहिए, ताकि बालक एक तो सैद्धांतिक कार्य और प्रैक्टिकल वर्क के द्वारा जो कार्य करेगा वो ज्ञान उसका हिस्सा ही रहेगा। यानी जो साथ जो सैद्धांतिक कार्य और जो प्रैक्टिकल कार्य है वो साथ साथ होने चाहिए। यदि ऊष्मा का सिद्धांत समझा रहे, जैसे यहाँ पर भी उदाहरण दिया गया है कि यदि हम ऊष्मा का सिद्धांत समझा रहे हैं तो ऊष्मा के संबंध में प्रयोग बताया जाए। क्लास में हम ऊष्मा का सिद्धांत समझा रहे हैं, यहाँ बात बताइए कि यदि क्लास में हम ऊष्मा का सिद्धांत बता रहे हैं तो संबंध प्रयोग भी ऊष्मा से संबंधित होना चाहिए। जैसे उदाहरण मैं आपको बता देती हूँ, ये ऊष्मा का सिद्धांत समझा रहे हैं
क्लास में ऊष्मा का सिद्धांत समझा रहे हैं, तो ऊष्मा के संबंध में प्रयोग बताया जाए। ऊष्मा के सिद्धांतों का प्रयोग हो। जैसे क्लास में ऊष्मा का सिद्धांत पढ़े तो प्रयोग भी उसी समय ऊष्मा के सिद्धांत के संबंध में होना चाहिए, अन्य प्रकरण के संबंध में नहीं। जैसे ऊष्मा का है तो ऊष्मा का ही परावर्तन और अपरावर्तन किरणों का नहीं। यदि परावर्तन और अपरावर्तन किरणों का है तो प्रयोग भी परावर्तन और अपरावर्तन किरणों का होना चाहिए। दूसरा है 2 या 3 समूह में कार्य करने की अपेक्षा व्यक्तिगत कार्य करना अच्छा है। दूसरा है 2 या 3 समूहों में कार्य करने 2 या 3 समूह में कार्य करने की अपेक्षा व्यक्तिगत कार्य अच्छा है। इसमें दूसरी बात बताइए कि 2 या 3 समूह बन जाते हैं, उस समूह में कार्य करने की अपेक्षा जो व्यक्तिगत कार्य करते हैं वो अधिक अच्छा होता है। और अन्य विद्यार्थी, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि प्रत्येक समूहों का कोई एक उत्साही छात्र ही संपूर्ण कार्य करता रहे और अन्य विद्यार्थी बहुत कम कार्य करें या नहीं भी करते। कभी कभी ऐसा होता है कि समूह के अंदर 4-5 बालक रखते हैं हम, 4-5 बालकों में 1 या 2 बालक ऐसे होते हैं जो उत्साहवर्धक काम करते हैं, बाकी उसका मुंह देखते हैं, सिर्फ छोटी मोटी हेल्प करवा देते हैं, अपनी रुचि से वो उसमें कार्य नहीं करते। यदि व्यक्तिगत रूप से हम उसमें इसको प्रैक्टिकल वर्क करवाएंगे तो सभी बालकों पर हम नजर भी रख सकेंगे और उनकी रुचियों का भी हमें ज्ञात रहेगा। तो समूह में ये दिक्कत रहती है, ये समस्या रहती है कि समूह के अंदर जो उत्साहित बालक होते हैं वही काम करते हैं और जो दूसरे जो विद्यार्थी होते हैं वो बहुत ही कम कार्य करते हैं या काम को नहीं भी करते हैं, ना मात्र के बिना रुचि के कार्य करते हैं। तीसरा है यदि कक्षा में छात्र संख्या अधिक हो तो उसे अनेक समूह में बांटकर प्रयोगात्मक कार्य उपयोगी बनाया जा सके। यदि कक्षा में छात्र अधिक हो तो उसे अनेक समूहों में विभाजित कर प्रयोगात्मक कार्य उपयोगी बनाया जा सकता है। विभाजित कर प्रयोगात्मक कार्य उपयोगी बनाया जा सकता। यदि समूहों में या कक्षा में अधिक छात्र हैं, छात्रों की संख्या अधिक है, उस समय उन्हें अनेक समूह में बांटकर प्रैक्टिकल वर्क कार्य कराया जा सकता है और वही प्रैक्टिकल कार्य उपयोगी भी बनाया जा सकता है, क्योंकि अध्यापक इस स्थिति में समूह का निरीक्षण कर सकते हैं, प्रत्येक समूह का घूमकर निरीक्षण भी कर सकते हैं और व्यक्तिगत रूप से छात्रों का मार्गदर्शन भी कर सकते हैं। जब वो घूमकर निरीक्षण करेंगे तो प्रत्येक बच्चे की जो अंदर जो काम कर रहे हैं उसके अंदर क्या क्या कमियां हैं, उस कमियों के बारे में अवगत भी समय समय पर कराते रहेंगे। फिर है 4th, यदि प्रयोगशाला संबंधी पुस्तिका
इसको हम मैनुअल के नाम से भी जानते हैं। मैनुअल का प्रयोग किया जाए तो प्रत्येक विद्यार्थी को आदेश पत्र दिए जाए। यदि पुस्तिका का प्रयोग किया जाए तो प्रत्येक विद्यार्थी को आदेश पत्र दिए जाए। आदेश पत्र दिए जाए तो इससे समय और शक्ति को नष्ट होने से बचाया जा सकता है। तो इससे जो समय व परिश्रम के को बचाया जा सकता है। बचाया जा सकता है क्योंकि जब प्रयोगशाला संबंधी जो मैनुअल होते हैं, जो पुस्तिकाएं होती हैं, उस पुस्तिकाओं का प्रयोग करते हैं, उस पुस्तिकाओं का प्रयोग करते हैं तो उस पुस्तिकाओं के अंदर जो बातें लिखी होती हैं उस संदर्भ में विद्यार्थी को आदेश पत्र भी दिए जाने चाहिए ताकि बालक उस पुस्तिका के अंदर जो क्रम है उसको भी पढ़े और उसके लिए जो निर्देश दिए गए हैं उसको भी पढ़ सके। इससे जो विद्यार्थी और शिक्षक की जो समय है और जो शक्ति है उस समय को भी नष्ट होने से बचाया जा सकता है। अध्यापक को फिर इसके अंदर जो अध्यापक हैं उस अध्यापक को ये होना चाहिए कि अध्यापक को जो प्रस्तावना संबंधी जो व्याख्यान है उस व्याख्यान हेतु अधिक समय भी नहीं देना चाहिए क्योंकि जो पुस्तिका के अंदर जो मैनुअल है उसमें वो बातें लिखी हुई होती है जिससे बालक उसको पढ़ लेता है। तो जो उसका जब प्रस्तावना शुरू करते हैं क्लास में जाने से पहले तो उस टॉपिक के बारे में बालक पढ़ लेता है और पहले से उसको मालूम होता है। तो प्रस्तावना संबंधी जो समय लगता है वो समय नहीं लगेगा और इस और छात्रों का ध्यान भी कम जाएगा। फिर है तीसरा, पांचवा, विद्यार्थियों को चाहिए कि प्रत्येक प्रयोग का सही रिकॉर्ड रखें। पांचवा है, विद्यार्थियों को चाहिए कि वे प्रत्येक प्रयोग का सही रिकॉर्ड रखें। प्रयोग का सही रिकॉर्ड रखें। इसमें विद्यार्थी के लिए बातें कही गई है कि उसको ये होना चाहिए कि जो उसको प्रयोग करने के लिए दिए गए हैं उपकरण है जो भी है उसका उसको सही पुस्तिका भी है, उस पुस्तिका के अंदर जो रिकॉर्ड संबंधी है उस रिकॉर्ड को अपनी पुस्तिका में सही से उतारना चाहिए। प्रयोग करते समय उसके जो संपूर्ण तथ्य हैं उन तथ्यों का उल्लेख भी उसके अंदर होना चाहिए। प्रयोग के असफल होने पर उसका रिकॉर्ड उल्लेख हो तो उसका कारण भी लिखना चाहिए। क्यों, जब वो प्रयोग करता है तो उसके पास पुस्तिका होती है, उसका जो प्रयोग हो रहा है उसके समझ कैसे प्रयोग कर रहा है, क्या क्या उपकरण ले, और समस्त उपकरणों का उसके अंदर लेखा जोखा होना चाहिए। यदि उसके अंदर प्रयोग असफल रहता है तो असफल होने के क्या कारण है उससे भी उसको अवगत होएगा और अब की बार जो नेक्स्ट टाइम जो प्रयोग करेगा उसमें वो कमियां रहेगी, उस कमियों को सुधारने का वो प्रयास करेगा। 6 नंबर है, संख्या संबंधी परिणाम के प्रयोगों में उपकरण पर्याप्त रूप से अच्छे होने चाहिए। संख्या संबंधी परिणाम के जो उपकरण है, संख्या संबंधी जो परिणाम के प्रयोगों में उपकरण पर्याप्त रूप से अच्छे होने चाहिए। पर्याप्त रूप से
अच्छे होने चाहिए। जो प्रयोग कर रहे हैं उस प्रयोग के आधार पर जो परिणाम निकलते हैं, निष्कर्ष निकलते हैं, परिणाम के संबंध में जो प्रयोग होते हैं उन प्रयोगों में उपकरण पर्याप्त रूप से अच्छे होने चाहिए, जिससे विद्यार्थी उचित ढंग से ठीक परिणाम प्राप्त कर सके। परंतु इसका अभिप्राय यह कभी नहीं हो सकता कि अंतिम परिणामों को अनुचित महत्व दिया जाए, क्योंकि इससे बनाई वस्तु प्राप्त करने की बुरी आदत का निर्माण भी हो जाता है। 7 है, यदि अधिविन्यास विधि का प्रयोग किया जा रहा है शिक्षण प्रयोगात्मक कार्य में, यदि अधिविन्यास विधि का प्रयोग किया जा रहा है तो तैयारी का काम कॉपी के बाईं ओर, प्रयोगशाला का कार्य कॉपी के दाईं ओर लिखा जाना चाहिए। तो तैयारी का काम जो तैयारी का काम है वो कॉपी के या अभ्यास पुस्तिका के कॉपी के बाईं ओर, और प्रयोगशाला कार्य जो प्रयोगशाला कार्य है वो कॉपी के दाईं ओर, प्रयोगात्मक कार्य के लिए तो कॉपी के दाईं ओर का भाग और तैयारी के काम के लिए कॉपी का बाईं ओर का भाग और लिखा जाना चाहिए। क्योंकि किसी अन्य विधि में जो प्रयोगशाला है उस कार्य को बाईं ओर तथा जो प्रक्रिया है, प्रोसीजर है आदि को दाईं ओर लिखा होना चाहिए। इस विधि के लिए जो अधिविन्यास विधि है इसके अंदर कार्य कर रहे हैं तो जो तैयारी का काम कर रहे हैं हम लिखने का वो कॉपी के बाईं और जो प्रैक्टिकल वर्क कर रहे हैं वो कॉपी के दाईं ओर लिखा होना चाहिए। फिर एक प्रयोग समाप्त करने के पश्चात उसका संपूर्ण रिकॉर्ड रेखा आवृत्तियों के निर्माण सहित प्रयोगशाला में ही समाप्त करना चाहिए। एक पॉइंट है प्रयोग समाप्त करने के पश्चात उसका संपूर्ण रिकॉर्ड रेखा आवृत्तियों के निर्माण सहित प्रयोगशाला में ही समाप्त करना चाहिए। सहित प्रयोगशाला में ही समाप्त करना चाहिए। कि जो प्रयोग कर रहे हैं उस समय जो प्रयोग खत्म हो गया तो उस प्रयोग को समाप्त करने के बाद उसका जो संपूर्ण रिकॉर्ड है वो रेखा आकृति के निर्माण से प्रयोगशाला में ही
निकालना चाहिए। 9 लिख देते हैं। नाइन्थ है कि छात्रों द्वारा लिखे गए विवरण का विस्तृत तथा आलोचनात्मक परीक्षण करने के लिए अध्यापक को समय अवश्य निकालना चाहिए। समय निकालना चाहिए कि जब विद्यार्थी ने प्रयोग कार्य कर लिया, उस प्रयोग कार्य के समय छात्रों द्वारा जो लिखे गए जो विवरण है अपनी पुस्तिकाएं होती हैं, उस पुस्तिकाओं के अंदर जो विवरण लिखा है उसका विस्तृत व आलोचनात्मक कि क्या कमियां रही हैं, किस प्रकार से उसमें सुधार किया जाए, उस सुधार को करने के लिए शिक्षक को उसके नोटबुक को देखने के लिए समय अवश्य होना चाहिए ताकि उसके अंदर जो कमियां रही है उसमें सुधार भी कर सके। फिर 10वां, शिक्षक को प्रयोग प्रदर्शन कालांश के अंतर्गत प्रयास करना चाहिए कि छात्रों को सामग्री तथा उपकरण आदि शीघ्र दिए जाते हैं या पूर्ण होने पर शीघ्र ही वापस एकत्रित कर लिए जाने चाहिए। जब प्रयोग हो रहा है, लिखवानी रही मैं आपको सब समझा रही हूँ कि जब प्रयोग हो रहा है उस समय जो सामग्री दे रहे हैं, उस शिक्षक प्रयोग से संबंधित जो सामग्री दे रहे हैं उस सामग्री को उसी समय रिकॉर्ड करके बालकों को देनी चाहिए और जब प्रयोग खत्म हो जाए तो उसे शीघ्रता से वापस एकत्रित भी करनी चाहिए ताकि बालकों के जो सामग्री है उसका अपव्यय भी ना हो। फिर है 11 कि उपकरणों के उचित प्रयोग तथा रसायनों को मृत पदार्थ के प्रयोग से बचाने के लिए भी बल देना चाहिए कि उपकरणों का जहाँ प्रयोग हो रहा है आवश्यकता वही प्रयोग करना चाहिए और रसायन है उनके क्या प्रयोग है उनके बारे में प्रयोग पर बल देना चाहिए। यदि उपकरणों का प्रयोग है वो प्रयोगशाला से नहीं किया गया है तो अधिक समय नहीं चलते हैं, सही ढंग से नहीं करते हैं उन उपकरणों का प्रयोग तो वो अधिक समय नहीं चलते हैं। इस प्रकार जो रसायनों का प्रयोग भी कम मात्रा में कराने का अभ्यास कराया जाना चाहिए। 12 है यदि उपकरणों की संख्या कम हो, यदि उपकरणों की संख्या प्रयोगशाला में कम हो और छात्रों की संख्या अधिक हो, प्रयोगशाला में यदि जो उपकरण है उन उपकरणों की तो संख्या कम हो और छात्रों की संख्या ज्यादा हो तो 2 विधियां काम में लेनी चाहिए। सबसे पहले ऐसी स्थिति में अधिविन्यास विधि अपनाई जानी चाहिए और विधि में विभिन्न विद्यार्थी अपनी प्रगति के अनुसार एक ही समय में विभिन्न प्रयोग भी करते हैं। दूसरा, विद्यार्थियों की ऐसी स्थिति में 2 या 3 समूह एक ही समय में प्रयोग करते हैं तो विद्यार्थियों को 2 या 3 समूह का प्रयोग करना उपयोगी नहीं होगा। प्रत्येक विद्यार्थियों को प्रयोग में भाग लेने के लिए प्रयोग संगतवा उतने ही भागों में बांट देना चाहिए जिससे प्रत्येक विद्यार्थी को एक भाग सौंपा जा सके। प्रत्येक विद्यार्थी को कम से कम एक निरीक्षण कार्य करके स्वयं देखना चाहिए। यदि किसी गैस के 8 गुणों का प्रशिक्षण करना है, जैसे किसी गैस के 8 गुणों का प्रशिक्षण करना है तो प्रत्येक समूह के विद्यार्थियों को 2-2 गुण
प्रशिक्षण करके बताने पड़ेंगे। फिर 13वां कि कम खर्चीले उपकरणों का प्रयोग किया जाए। प्रयोगशाला के अंदर जो कम खर्चीले उपकरण हैं उन उपकरणों का प्रयोग किया जाना चाहिए। इससे अध्यापक की निरीक्षण एवं कल्पना शक्ति का विकास परिलक्षित होता है। वे घरेलू पुराने सामान से मॉडल बना सकते हैं। कम खर्चीले उपकरण होंगे तो अपने जो घरेलू जो अनावश्यक उपकरण है उनसे भी वो मॉडल बना सकेंगे और अपनी कल्पना और निरीक्षण शक्ति का भी विकास कर सकेंगे। फिर है अंतिम, अध्यापक को अपनी सीट में सभी विद्यार्थियों को ध्यानपूर्वक देखना चाहिए। इस आदेश देने हेतु से पूर्ण होंगे कि साथ ही समय के होने वाली जो दुर्घटनाएं हैं, प्रयोग करते समय जो दुर्घटनाएं हो जाती है, आकस्मिक जो दुर्घटनाएं हो जाती हैं, उस दुर्घटनाओं से बचने के लिए प्राथमिक जो उपाय हैं वो भी बालकों को अवगत कराना चाहिए। सावधानियों के बारे में बालकों को बताना चाहिए। तो ध्यान से सुनने के लिए आपका धन्यवाद। और आज की जो ऑनलाइन क्लास थी इसमें मैंने आपको जो प्रयोगशाला के अंदर जो प्रयोगात्मक कार्य होते हैं उसमें अध्यापक द्वारा जो मार्गदर्शन दिया जाता है उसके बारे में थोड़े से गाइडलाइंस की हैं। कल हम इसका जो नेक्स्ट यूनिट है उस यूनिट के बारे में चर्चा करेंगे। आज की ऑनलाइन क्लास सुनने के लिए आपका धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू।